वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी कीड़े। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, जिसे हम एक डीप डाइव कह सकते हैं, ये किसी आम विषय पर नहीं है। जी बिल्कुल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बहुत प्राचीन लगे, लेकिन उसकी जड़ें आज के हमारे आधुनिक जीवन में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। सही कहा। तो अक्सर जब हम दुनिया को देखने की बात करते हैं, हठधर्मिता या सीमाओं की बात करते हैं, तो इंसान हमेशा नक्शों पर खींची गई भौगोलिक लकीरों पर भरोसा करता है। बिल्कुल, जैसे ये शहर यहाँ है, वो देश वहाँ है। सब कुछ बहुत बटा हुआ सा लगता है। हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसा नक्शा हो सकता है जो इंसान के दिमाग की उलझनों को, उसकी व्यक्तिगत नैतिकता को और यहाँ तक कि एक पूरे आदर्श समाज के ढांचे को समझा सके? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और आज हम जिस ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं, रामायण, वो असल में एक ऐसा ही नक्शा है। एग्जैक्टली। और हम इस चैनल पर सिर्फ किताबें पढ़कर उन्हें किनारे नहीं रख देते, हम उनके भीतर छिपे उन रहस्यों को खंगालते हैं जो इस युग में, आज के इस डिजिटल और तनाव भरे युग में, हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, और आज के हमारे स्रोत भी बहुत विविध हैं। हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और कंबन के संस्करणों की अकादमिक समीक्षाएं हैं। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया की कला और संस्कृति के अध्ययन हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास आधुनिक भारतीय संविधान और सुशासन में राम राज्य की प्रासंगिकता पर लिखे गए एकदम लेटेस्ट शोध पत्र भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये ग्रंथ, जिसे कई लोग सिर्फ एक कहानी मानते हैं, वो समय और भूगोल की सीमाओं को पार करके आज भी एक जीवंत मार्गदर्शिका कैसे बना हुआ है। मार्गदर्शिका मतलब लीडरशिप, राजनीति, मनोविज्ञान, इन सब के लिए एक जीता जागता ढांचा। तो चलिए इसके विकास से ही शुरुआत करते हैं। रामायण को ही रुकी हुई झील तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है। हाँ, जिसने हर युग में अपना रास्ता खुद बनाया है। तो अगर हम सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की बात करें, जो लगभग 500 ईसा पूर्व संस्कृत में रची गई थी। जी, जो सबसे पुरानी मानी जाती है। राइट। उसमें हर एक विवरण बहुत ही सूक्ष्म है। वहां राम को एक आदर्श मानव और एक कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार के रूप में दिखाया गया है। यहाँ वाल्मीकि का जो मुख्य फोकस था ना, वो धर्म यानी इंसान के कर्तव्य पर था। कर्तव्य मतलब एक आम इंसान की। हाँ, बिल्कुल एक मनुष्य के रूप में राम अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। ओके, लेकिन जब हम 16वीं सदी में आते हैं तो समाज का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका था। तब गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और अवधी भाषा चुनने का मतलब ही ये था कि अब ये कथा सिर्फ संस्कृत के उन बड़े बड़े विद्वानों तक सीमित नहीं रही। सही कहा, वो सीधे आम जनमानस के घरों तक पहुंच गई, लोगों की अपनी भाषा में। लेकिन राम का स्वरूप भी तो काफी बदल जाता है ना? ये बहुत ज्यादा बदल जाता है। तुलसीदास के संस्करण में राम एक आदर्श मानव से आगे बढ़कर पूरी तरह से ईश्वरीय अवतार और भक्ति के केंद्र बन जाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि वो उस समय की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत थी। मध्यकाल में समाज बहुत सी उथल-पुथल और तनाव से गुजर रहा था। अच्छा, बाहरी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल। तो लोगों को कठोर नियमों और सिद्धांतों से ज्यादा एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता थी जो सुलभ हो, जिसे केवल निश्चल प्रेम और भक्ति से पाया जा सके। वाह, ये तो उस समय के समाज की पूरी साइकोलॉजी को दर्शाता है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, वाल्मीकि रामायण का जो अंत है वो बहुत ही दुखद है। हाँ, वो सीता जी का धरती में समा जाना। जी, सीता जी का धरती में समाना और लक्ष्मण का जल समाधि लेना। लेकिन तुलसीदास जी ने इन दुखद घटनाओं का अपने ग्रंथ में उल्लेख ही नहीं किया। रुकिए एक सेकंड, ये बहुत बड़ा बदलाव है। कोई लेखक पूरी की पूरी समाप्ति ही कैसे बदल सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि उनका मूल उद्देश्य समाज में भक्ति और आशा का संचार करना था, निराशा का नहीं। अच्छा। तुलसीदास एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे जहां अंततः सब कुछ मंगलमय हो। अब एक आम इंसान जो दिन भर की मेहनत के बाद सुकून चाहता है, उसे एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। बिल्कुल, उसे एक सकारात्मक अंत की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कहानी के स्वरूप को उस युग की मनोवैज्ञानिक जरूरत के हिसाब से ढाल दिया। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या हम रामायण को प्राचीन काल का एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कह सकते हैं? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट,
ये एनालॉजी थोड़ी नई है, पर बताइए कैसे? जैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक मूल कोड होता है, बेस कोड, और फिर अलग अलग डेवलपर्स अपनी ज़रूरत, अपने समाज और समय के हिसाब से उस कोड को कस्टमाइज करते हैं। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का जो कोर फंक्शन है, मूल संदेश है, वो वही रहता है। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हर लेखक ने इस कथा के कोड में अपने सांस्कृतिक मूल्य जोड़ दिए। जैसे कंबन ने किया था दक्षिण में। एकदम सही। 12वीं सदी में दक्षिण भारत में कंबन ने तमिल भाषा में रामावतारम लिखा और कंबन के यहाँ महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। मैंने पढ़ा है कि वहाँ सीता को वाल्मीकि की तुलना में अधिक स्वतंत्रता दी गई है। जी, अधिक सशक्तिकरण दिया गया है। और सिर्फ सीता ही नहीं, रावण का चरित्र भी बहुत अलग है। हाँ, कंबन का रावण तो कोई आम खलनायक नहीं है ना, जिसे बस अंत में मार दिया जाना है। बिल्कुल नहीं। कंबन का रावण एक बेहद जटिल, प्रकांड विद्वान और बहुत ही साहित्यिक चरित्र है। जटिल मतलब वो भगवान शिव का परम भक्त है, संगीत का महान ज्ञाता है और वेदों का पंडित है। उसमें जो अंतर्विरोध है, एक तरफ उसका अपार ज्ञान और दूसरी तरफ उसका असीमित अहंकार। तो वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है? नहीं, वो उसे मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत गहरा चरित्र बनाते हैं। यह केवल एक हीरो और विलेन की सीधी लड़ाई नहीं रह जाती। ये मानवीय कमजोरियों और महानता के बीच का एक वैचारिक टकराव बन जाता है। बिल्कुल। और ये जो अनुकूलन क्षमता है, ये जो लचीलापन है, यही रामायण की सबसे बड़ी ताकत है। और शायद इसी ताकत के बल पर इस कथा ने महासागरों को पार किया और नई संस्कृतियों में रच बस गई। राइट। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ देखें तो वहां इसका जो प्रभाव है, वो किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता है। ये सच में एक वैश्विक घटना है। थाईलैंड का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां क्या स्वरूप है इसका? वहां रामायण को रामकीन के नाम से जाना जाता है और वहां का जो सबसे प्रतिष्ठित पारंपरिक नृत्य है, जिसे खोन कहते हैं, वो इसी महाकाव्य पर आधारित है। खोन नृत्य? हाँ, और वहां ये केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि राजघराने की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब वहां के राजा खुद को इससे जोड़ते हैं? सदियों से वहां के राजाओं ने राम के आदर्शों को अपनी सत्ता और सुशासन की वैधता स्थापित करने के लिए अपनाया है। वाह! और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ थाईलैंड जैसा बौद्ध राष्ट्र है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम बहुल देश है। बिल्कुल। मैंने रिसर्च में देखा कि इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीपों में काकाविन रामायण और वायांकुलिट, यानी वो जो छाया कठपुतली का चलन है, वो सदियों से है। वायांकुलिट बहुत ही मशहूर कला है वहां की। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक मुस्लिम बहुल देश ने एक हिंदू महाकाव्य को अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान का इतना अहम हिस्सा कैसे बना लिया? ये तो अपने आप में एक पहेली लगती है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो समझ आता है कि रामायण किसी एक धर्म या संप्रदाय की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। तो उन्होंने इसे धर्म की तरह नहीं देखा? नहीं, इंडोनेशियाई कलाकारों और समाज ने इसे धर्म की तरह नहीं, बल्कि नैतिकता, दर्शन और कला के एक स्रोत की तरह अपनाया। अच्छा, एक फिलोसॉफिकल गाइड की तरह? जी, उन्होंने इसमें इस्लामी सूफीवाद और अपनी स्थानीय जावानीज मान्यताओं का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण कर दिया। वहां राम को एक आदर्श इंसान, एक पूर्ण पुरुष और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो हर धर्म के लोगों को प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। ये तो सॉफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन और पुराना उदाहरण लगता है। आज हम कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी में इसका इतना जिक्र करते हैं, लेकिन ये तो सदियों से हो रहा है। पूरी तरह से रामायण सदियों से दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान देशों के बीच एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक पुल का काम कर रही है। ये देशों को जोड़ती है। कोई आधुनिक उदाहरण है इसका हमारे पास डायस्पोरा में? हाँ, आधुनिक युग में इसका एक शानदार उदाहरण सिंगापुर के अप्सरास आर्ट्स का आंजनेयम प्रोडक्शन है। आंजनेयम, हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है। ये एक हाइब्रिड शो है ना? बिल्कुल। उन्होंने वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन और जावानीज कला शैलियों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया। वाह, सब कुछ एक साथ। और इसमें आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग। 3D प्रोजेक्शन मतलब एकदम मॉडर्न थिएटर एक्सपीरियंस। जी, प्राचीन नृत्य और आधुनिक तकनीक का ये संगम दिखाता है कि ये कहानी आज की वैश्वीकृत दुनिया में भी लगातार विकसित हो रही है और नई पीढ़ी से जुड़ रही है। कमाल है। तो हमने देखा कि कला और संस्कृति ने कैसे अलग अलग देशों और समाजों को जोड़ा। लेकिन चलिए थोड़ी दिशा बदलते हैं।
जी बताइए। जब बात सत्ता और शासन की आती है, जहां इंसान के सबसे ज्यादा भ्रष्ट होने की गुंजाइश होती है, वहां क्या ये महाकाव्य कोई ठोस रास्ता दिखाता है? क्योंकि हम अक्सर राजनीति में राम राज्य शब्द सुनते हैं। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? राम राज्य की अवधारणा को अक्सर एक ऐसे आदर्श शासन के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कोई भय, रोग या भेदभाव न हो। और जहां न्याय तुरंत मिले। हाँ, न्याय की गति बहुत तेज हो। कुछ विश्लेषक तो इसे सच्चे लोकतंत्र का एक प्रारंभिक मॉडल भी मानते हैं, जहां शासक का धर्म केवल सत्ता का उपभोग करना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना है। बिल्कुल। राजा और प्रजा का संबंध माता पिता और संतान जैसा माना गया है। पर एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है, आरटीआई और आधुनिक लोकतंत्र की तुलना राम राज्य से करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो तो राजशाही थी ना, राजा का बेटा राजा बनता था। उसमें हमारे आज के संविधान या लोकतंत्र के नियम कैसे लागू हो सकते हैं? ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया है। आपका सवाल बहुत लाजमी है और बहुत से लोग यही सोचते हैं। सतही तौर पर देखने पर वो राजशाही ही लगती है, लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांत और इसके काम करने के तरीके को देखें तो बहुत सी समानताएं मिलती हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए, राजा दशरथ पूर्ण सत्ता के मालिक थे। वो तानाशाही कर सकते थे और कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। हाँ, राजाओं का तो यही काम था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सत्ता के बाहर के बुद्धिजीवी भी फैसले ले सकें। वे कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी मंत्री परिषद और वशिष्ठ जैसे स्वतंत्र विद्वानों से सलाह लेते थे। ओह, तो क्या हम इसकी तुलना आज के नीति आयोग से कर सकते हैं, या उन सलाहकार निकायों से जो संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत बनाए जाते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां नीतियां केवल नेकाओं तक सीमित न रहें, बल्कि विशेषज्ञ भी उसमें शामिल हों, ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। एकदम सही। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया तो उनका उपदेश बहुत स्पष्ट था। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सत्ता मिलते ही पारदर्शिता लानी होगी और जनता का विश्वास जीतना होगा। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी? जी, शासक बंद कमरों में फैसले नहीं ले सकता, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। तो अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये हमारे सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के पीछे की मूल भावना से काफी मेल खाता है, जहां शासक को जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। सही कहा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है शासन को लेकर, बाली का वध। बाली का वध, उसमें क्या खास है शासन के नजरिए से? और एक शासक की सीमाओं पर केंद्रित है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी बाली मरते वक्त भी अपने अधिकारों की बात कर रहा है, उसी में सत्ता से सवाल कर रहा है। हाँ, और आधुनिक संदर्भ में इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बिल्कुल। ये प्रसंग स्थापित करता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। वो हमेशा न्याय और कानून के अधीन होना चाहिए। कानून हमेशा राजा से ऊपर है। तो क्या राम राज्य केवल एक यूटोपिया है? एक ऐसी काल्पनिक आदर्श दुनिया जिसके बारे में राजनेता केवल बात करते हैं, या क्या ये वास्तव में आज के राजनेताओं और हमारे संविधान के लिए शासन चलाने का एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है? ये निश्चित रूप से एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट ही है। इसे राजनीति विज्ञान में संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का चरम उदाहरण माना जाता है। कैसे? राम ने एक बहुत कड़ा मानक तय किया। अपनी प्रजा की भलाई और राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों को और यहाँ तक कि अपनी पत्नी सीता को भी त्याग दिया। ये तो बहुत बड़ा बलिदान था। ये हमें सिखाता है कि एक नेता के लिए सार्वजनिक कर्तव्य हमेशा उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों से ऊपर होना चाहिए। आज के दौर में जब सत्ता को अक्सर व्यक्तिगत लाभ का जरिया मान लिया जाता है, तब तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। बिल्कुल। यह सच में सोचने पर मजबूर करता है कि एक प्राचीन ग्रंथ शासन की इतनी बारीक बातें कैसे समझा सकता है। हमने महाकाव्य के वैश्विक प्रसार को देखा, इसके राजनीतिक पहलुओं को समझा, लेकिन चलिए अब राजनीति को थोड़ा किनारे करते हैं। ठीक है। सत्ता, समाज और दुनिया से हटकर अगर हम इस महाकाव्य को द ब्रेन यानी
हमारे दिमाग और रिसर्च साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, जी। एक आम इंसान के दिमाग के अंदर जो रिसर्च और स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या रामायण वहां भी कोई रोशनी डालती है? ये इस महाकाव्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। स्वामी शिवानंद ने इसकी एक बहुत ही गूढ़ और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जी, उनके अनुसार रामायण की कहानी कोई बाहरी भौगोलिक युद्ध नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहे निरंतर मनोवैज्ञानिक संघर्ष का प्रतीक है। दिमाग के अंदर का संघर्ष, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये कैसे काम करता है? देखिए, स्वामी शिवानंद कहते हैं कि रावण को कोई बाहरी दुश्मन ना समझें जो लंका में बैठा है। तो वो क्या है? उसके 10 सिर दरअसल हमारी 10 इंद्रियों यानी सेंसेस और हमारे अहंकार का प्रतीक है। 10 इंद्रियां? इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जब हमारा अहंकार इन 10 इंद्रियों के माध्यम से काम करता है तो इंसान अपनी शांति खो देता है और हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है। ओह, तो अगर रावण हमारा अहंकार है, तो फिर लंका और सीता किसके प्रतीक हैं? लंका 9 द्वारों वाले हमारे भौतिक शरीर का प्रतीक है, जैसे आंख, कान, मुंह आदि जो बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। ठीक है। और सीता मन की उस शांति की प्रतीक है जो हमारी असीमित इच्छाओं, लालच और अहंकार के कारण हमसे दूर हो जाती है। या कह लें कि उसका अपहरण हो जाता है। बिल्कुल सही, अपहरण हो जाता है। और दूसरी तरफ राम ज्ञान या विजडम के प्रतीक हैं। एक अद्भुत नजरिया। इसका सीधा सा मतलब है कि असली कुरुक्षेत्र या लंका कहीं बाहर किसी देश में नहीं, बल्कि हम सभी के दिमाग के अंदर है। बिल्कुल, हमारे ब्रेन के अंदर। हम इंसान हर दिन अपने खुद के छोटे छोटे रावणों जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या, इनसे लड़ रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने ब्रेन की इन इंद्रियों और वृत्तियों को कैसे नियंत्रित करते हैं। राइट। जब हम रामायण को इस मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं रह जाती। ये इमोशनल इंटेलिजेंस और हमारे व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संघर्षों को सुलझाने का एक पूरा का पूरा मैनुअल बन जाता है। मतलब ये हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर के राम यानी ज्ञान को कैसे जागृत करें, ताकि हम अपने भीतर के रावण यानी अहंकार को हरा सकें और अपनी खोई हुई शांति वापस पा सकें। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समेटें तो ये सफर बहुत ही अविश्वसनीय रहा है। वाकई हमने देखा कि कैसे वाल्मीकि के प्राचीन संस्कृत श्लोकों से शुरू होकर यह कथा एक नदी की तरह बही। इसने मध्यकालीन भारत में तुलसीदास की अवधि और दक्षिण में कंबन की तमिल के जरिए समाज की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को एक नया रूप दिया। और फिर महासागरों को पार कर ये इंडोनेशिया की छाया कठपुतलियों और थाईलैंड के राजमहलों तक पहुंची, जहां इसने अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को एक सूत्र में बांधा। और केवल भूगोल ही नहीं, हमने इसके वैचारिक सफर को भी तय किया। हाँ, कैसे इसके सिद्धांत आधुनिक भारत के संविधान, सत्ता के विकेंद्रीकरण, सुशासन की अवधारणाओं और अंततः हमारे खुद के दिमाग, हमारे ब्रेन के सबसे गहरे हिस्सों, हमारे अहंकार और ज्ञान के बीच के युद्ध तक लागू होते हैं। आज के इस युग में जहां हमारे पास असीमित जानकारी है, 24 घंटे गैजेट्स का शोर है और हर तरफ तनाव है, रामायण हमें सादा जीवन उच्च विचार का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। यह हमें जवाबदेही, सहानुभूति और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का सबसे सटीक मार्ग दिखाती है। ये सिर्फ पन्नों पर छपी एक किताब नहीं है, ये हमारे फैसलों, हमारे नेतृत्व और हमारे जीवन जीने के तरीके का एक स्पष्ट आईना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हर इंसान को आज के समय में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने रावण और अहंकार की बात की। रामायण में रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो अत्यधिक शिक्षित था, चारों वेदों का ज्ञाता था और परम शिव भक्त था। हाँ, वो अपने जमाने का सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास ब्रह्मांड का असीम ज्ञान और अतुलनीय तकनीकी और भौतिक शक्ति थी। लेकिन नैतिकता और करुणा के बिना उसका वो विशाल ज्ञान ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। बहुत ही गहरी बात है ये। आज हम एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी युग में जी रहे हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग और असीमित डेटा का दौर है।
इंसान लगातार अपना ज्ञान, अपनी क्षमता और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। राइट। लेकिन क्या रामायण की एक कथा आज हमें ये चेतावनी नहीं दे रही कि बिना सहानुभूति और नैतिकता के अर्जित की गई शुद्ध बुद्धिमत्ता यानी रॉ इंटेलिजेंस ही आज के युग का सबसे बड़ा राक्षस है? ये बहुत ही गहरा और डराने वाला विचार है। क्या हमारी आधुनिक तकनीक और हमारी बुद्धिमत्ता में कोई करुणा बची है, या हम सिर्फ 10 सिरों वाले ऐसे ढांचे और सिस्टम बना रहे हैं जिनमें अथाह ज्ञान और डेटा तो है लेकिन कोई हृदय नहीं है? यही सोचने वाली बात है। जब हमने आज की चर्चा शुरू की थी तो एक ऐसे नक्शे की बात की थी जो इंसानी नैतिकता और मनोविज्ञान की सीमाएं तय करता है। शायद इस एआई और अंधी दौड़ के युग में हमें रामायण के उस नैतिक नक्शे की जरूरत किसी भी और समय से कहीं ज्यादा है। मुझे भी यही लगता है। आज के लिए बस इतना ही। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। मिलते हैं अगली बार कुछ नए विचारों और नए परिप्रेक्ष्य के साथ।